हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 53 है। लास्ट टर्न पर हमारे जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 52 लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टर्न पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल यानी कि एनएमआर के प्रिंसिपल कंप्लीट किए थे और उसमें स्पिन क्वांटम नंबर चेक की थी, कौन से एलिमेंट के लिए स्पिन कैसा आता है, यानी कि कौन सा एलिमेंट एनएमआर एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट एनएमआर इनएक्टिव है। ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस करने के लिए दी थी। डिस्कस क्या, पूरा सॉल्व भी करने के लिए दिया था। इसमें आपको क्या था, इसमें मैंने आपको पूरी मेथड बताया था लास्ट टर्न पर कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिव और इनएक्टिव को लेकर। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर, या फिर हम देखने वाले हैं वर्किंग, किस तरह की वर्किंग की कोई भी एलिमेंट किस तरह से एनएमआर सिग्नल से शो करता है। देखिए लास्ट टर्न पर तो हमने ये देखा कि कौन सा एलिमेंट एनएमआर एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, लेकिन क्या यही फाइंड आउट करना काफी होगा कि ये कितने सिग्नल्स, एनएमआर सिग्नल्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किस तरह का होता है, किस टाइप के सिग्नल्स देता है, ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो वो फाइंड आउट करते हैं हम इस इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से। इसमें क्या होता है, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद एनएमआर सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें होती है ग्लास ट्यूब, जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब्स होती है ना, इस तरह से ग्लास ट्यूब होती है जो 5 mm तक की होती है और जिसमें 0.4 ml तक का लिक्विड कंटेन किया जा सकता है। लो वॉल्यूम के लिए ये सैंपल ट्यूब का यूज किया जाता है। फिर इसके दोनों तरफ लगी होती है मैग्नेट्स। क्या लगी होती है, मैग्नेट्स। 3 टाइप की मैग्नेट्स इसमें यूज की जाती हैं, तीनों टाइप्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको। और फिर इसके बाद लगी होती है जो सैंपल ट्यूब है, उसके चारों तरफ लगी होती है एक रिसीवर कॉइल। रिसीवर कॉइल के परपेंडिकुलर लगा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। क्या लगा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। और इन सभी के पैरेलल, या फिर मैं कहूं मैग्नेट्स के पैरेलल लगा होता है एक स्वीप जनरेटर। क्या लगा होता है, स्वीप जनरेटर। फिर वहां से जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं या रेडिएशंस मिलते हैं वो एम्पलीफायर के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं और फिर डिटेक्टर में ये चेक किया जाता है कि एनएमआर सिग्नल्स हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हमें फाइनल एनएमआर सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। तो ये है पूरी इसकी वर्किंग। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कौन सा एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट आपका अरेंज होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका डायग्राम ड्रॉ कराऊंगी, फिर उसके बाद आप एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लगी होती है, एक सैंपल ट्यूब लगी होती है। ये है आपकी सैंपल ट्यूब, नेम्स बाद में लिखेंगे, पहले बना लेते हैं। अब इस सैंपल ट्यूब के चारों तरफ क्या लगी होती है, कॉइल्स लगी होती है, जिसे हम कहते हैं रिसीवर कॉइल। क्या कहते हैं, रिसीवर कॉइल। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या लगी है, कॉइल लगी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ये बन गई यहां से। अब इसके ये आ गई टेस्ट ट्यूब या ग्लास ट्यूब। इसके परपेंडिकुलर लगी होती है मैग्नेट्स। क्या लगी होती है, मैग्नेट्स लगी होती है। ये देखिए, ये मान ली हमने यहां पर लगी है मैग्नेट्स लगी है, ठीक है। कोई भी डिजाइन बना लो, मैग्नेट होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई मैग्नेट। अब इनके परपेंडिकुलर क्या लगा होता है, एक स्वीप जनरेटर लगा होता है। क्या, स्वीप जनरेटर। ये है स्वीप जनरेटर। ये रॉड्स हैं, ये किससे कनेक्टेड है, स्वीप जनरेटर से, ठीक है। यहां पर आ जाएगा ये स्वीप जनरेटर। मैं सबके नेम्स लिखाऊंगी आपको, घबराने वाली कोई चीज नहीं है, किसी भी चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये यहां पर जुड़ा है,
ठीक, अब इसके बाद यहां पर क्या लगा होता है, एक इन दोनों के परपेंडिकुलर स्वीप जनरेटर या फिर कह लो मैग्नेट के या फिर ग्लास के परपेंडिकुलर लगा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, आरएफ ट्रांसमीटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये लगा है यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ठीक है, ये लग गया यहाँ पर ट्रांसमीटर। अब इसके बाद इससे कनेक्टेड होता है आपका एम्पलीफायर। क्या कनेक्टेड होता है, एम्पलीफायर आपका कनेक्टेड होता है। यहां कनेक्टेड होता है आपका एम्पलीफायर, फिर इससे कनेक्टेड होता है आपका डिटेक्टर, और फिर आपको फाइनली मिलते हैं NMR सिग्नल्स। यहां पर जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं इनको बोलते हैं हम NMR सिग्नल्स। क्या बोलते हैं, NMR सिग्नल्स। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि कहां क्या कैसे दिया है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये एम्पलीफायर, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें इस तरह से अरेंज्ड है। ये क्या है, ये है आपकी ग्लास ट्यूब। ये तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर इसमें लिख लो यहाँ पर, ये है आपका सैंपल होल्डर। क्या है ये, सैंपल होल्डर। ये सैंपल होल्ड करता है। ठीक है, ये होती है आपकी रिसीवर कॉइल। क्या है ये, रिसीवर कॉइल। विजिबल है यहां से, नहीं थोड़ा नहीं दिख रहा है यहां से, तो ये यहां पर लिख दें, रिसीवर कॉइल है ये आपकी। ठीक, ये है आपके क्या है, ये स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर, स्वीप जनरेटर। ये क्या है आपकी, ये है आपकी मैग्नेट्स। क्या है, मैग्नेट। ये भी मैग्नेट है और ये भी आपकी मैग्नेट है। क्लियर इतना। ये क्या लगा हुआ था, ये था आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी RF ट्रांसमीटर, RF ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, ये है आपका डिटेक्टर, और यहां मिलते हैं आपको NMR सिग्नल्स। यहां पर क्या मिलते हैं, NMR सिग्नल्स। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि एम्पलीफायर का वर्क क्या होता है। ये चीज आप मुझे बताएंगे, छोटे बच्चों वाली चीज है सारी, कि एम्पलीफायर का वर्क क्या होता है। आपको पहले से ही पता होगा ये चीज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। मैं बताती हूँ, यहाँ पर सैंपल ट्यूब रखी होती है जिसमें हमारा सैंपल रखा जाता है। ये 5 mm की सैंपल ट्यूब होती है जिसमें 0.4 मिलीलीटर तक का कोई भी सैंपल कंटेन किया जाता है। लो वॉल्यूम के लिए इस टाइप की ग्लास ट्यूब का यूज किया जाता है। फिर इसके चारों तरफ एक रिसीवर कॉइल लगी होती है और इस रिसीवर कॉइल के परपेंडिकुलर स्वीप जनरेटर लगे होते हैं, और स्वीप जनरेटर के परपेंडिकुलर क्या है, आपके मैग्नेट्स अटैच्ड हैं। अब जब ये देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ये आपका NMR एक्टिव रेडिएशन शो कर रहा है। हमें पहले से पता है जो एलिमेंट NMR एक्टिव रेडिएशन शो करता है। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट रख लो, बहुत सारे लिखे थे, वो रख लिया हमने। यहाँ पर ये कॉइल है, ये स्वीप जनरेटर है। जब यहाँ पर हम रखेंगे और मैग्नेट्स आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट होगा उसका न्यूक्लियस क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे वो स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे। स्पिन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसमें, यानी कि उसमें रेजोनेंस क्रिएट करेगा। फिर वो जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो एम्पलीफायर के थ्रू कलेक्ट की जाएंगी और फिर वहां
कहाँ से डिटेक्ट की जाएंगी कि वो रेडिएशंस एनएमआर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हमें फाइनल सिग्नल्स, अगर आपके एक्टिव है तो एनएमआर सिग्नल्स यहाँ पर आपके भेज दिए जाते हैं और यहाँ से आपको फाइनल सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चीज कैसे वर्क करती है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज के बारे में डीपली लिखा दूंगी इसमें कि सैंपल होल्डर क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, मैग्नेट, मैंने अभी जिक्र किया था कि 3 टाइप की मैग्नेट्स का इसमें यूज किया जाता है, कौन कौन सी मैग्नेट्स हैं उनके बारे में भी, और स्वीप जनरेटर, एम्पलीफायर, डिटेक्टर, इन सब चीजों का वर्क मैं आपको लिखाने वाली हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में लिखाऊंगी। तो चलिए अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करिए। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम सैंपल होल्डर के बारे में। किसके बारे में? सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर क्या है? ये एक 5 mm की ग्लास ट्यूब है जिसमें 0.4 ml तक लिक्विड सैंपल रखा जा सकता है। 5 mm ग्लास ट्यूब क्या है ये? 5, इट इज अ 5 mm ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब which is used, ऐसे लिख लो चाहे तो, is used for या is used which can hold, ऐसे लिख लो। 5 mm glass tube is used which can hold क्या कर सकती है? 0.4 ml तक का लिक्विड सैंपल, which can hold 0.4 ml liquid sample in microtube या liquid sample, ठीक है, लिक्विड सैंपल को होल्ड करके रख सकती है। और इस टाइप की, ये देखो 0.4 ml तक का इसमें लिक्विड सैंपल आ सकता है। और ग्लास ट्यूब कितनी बड़ी है? 5 mm की है। तो ये कैसी एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है, इसको हम माइक्रो ट्यूब भी कह सकते हैं। माइक्रो ट्यूब का यूज हमेशा लो वॉल्यूम के लिए ही किया जाता है। माइक्रो ट्यूब्स are used for low volume, किसके लिए? लो वॉल्यूम, कम आयतन वाले सैंपल के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे चीज के बारे में पढ़ते हैं, जो दूसरी चीज इससे कनेक्टेड है, जैसे आपकी मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट जुड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेट्स। अब देखिए, ये जो इसमें मैग्नेट लगी होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारा कोई भी सिग्नल फाइंड आउट होता है, उसको कितना एक्यूरेट है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये डिपेंड करता है इस मैग्नेट पर। मैग्नेट जितनी ज्यादा अच्छी होगी, मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतने अच्छे हमें सिग्नल्स फाइंड आउट मिलेंगे, सिग्नल्स फाइंड आउट होंगे। मतलब क्या है, देखो जैसे हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का जैसे हम यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की हेल्प से हमारे जो हमारा न्यूक्लियस मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, वो हमारा क्या होगा, ज्यादा अच्छे से एक्टिव हो पाएगा। हम क्या देख रहे थे, हम एनएमआर सिग्नल्स में जब फर्स्ट क्लास हुई थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर, तो उसमें क्या बताया था, उसमें ये बताया था मैंने आपको कि इसमें जब स्मॉल मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिए जाते हैं, या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है, तो वो क्या करने लगता है, स्पिन करने लगता है और बीटा पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो बीटा पोजीशन पर पहुंचने के बाद रेजोनेंस आ रहा था, और रेजोनेंस आकर एनएमआर एक्टिव हो रहा था, या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जा रहा था उसको। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि इस मैग्नेट पर कितनी अच्छी या कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर यूज की गई है। तो लिखिए इसमें, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, accuracy and quality of the instrument
ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंड क्या किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ पर। किसकी स्ट्रेंथ पर? मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर। इज डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रेंथ, ऑन इट्स किसकी स्ट्रेंथ? मैग्नेट की स्ट्रेंथ, ऑन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक कौन कौन से टाइप की मैग्नेट का इसमें यूज किया जाता है? 3 टाइप ऑफ मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड। 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड। नंबर वन एक होता है आपका कन्वेंशनल मैग्नेट, कन्वेंशनल मैग्नेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 या बी आएगा आपका परमानेंट मैग्नेट, या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, पॉइंट नंबर 3 या सी क्या आएगा? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स। सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स। मैं आपको इनकी फ्रीक्वेंसी लिखाने वाली हूँ, कौन सा कितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देती है। ठीक है, ये आपके 30 से 60 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक, ये आती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये 60, 90 और 100 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंडक्ट करती है, और ये आपकी कितनी देती है? 470 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ये वाली मैग्नेट आपकी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इतनी ज्यादा दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? ये है जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो है स्वीप जनरेटर। क्या है? स्वीप जनरेटर। वो क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में लिखाएंगे। पहले आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर साथ साथ नोट नहीं कर रहे हैं तो। चलिए हम रफ करते हैं इसको। आशा करती हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं स्वीप जनरेटर के बारे में। स्वीप जनरेटर ये क्या है? ये स्वीप जनरेटर सेट है किसका? कॉइल्स का। मैंने आपको दिखाई थी 2 रॉड सी लगाई थी, और उनमें से वो क्या की थी? आपस में अर्थिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट थी। ठीक है, तो वो क्या थी? स्वीप जनरेटर थी। तो स्वीप जनरेटर क्या है? कुछ खास नहीं है, ये कॉइल्स का एक सेट है जो क्या करता है? मैग्नेट्स को अलर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपका इसका काम होता है, ये मैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड को अलर्ट करता है और मैग्नेट के पैरेलल अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो आएगा इसमें a set of Hellman's coil is known as स्वीप जनरेटर, या फिर क्या कहा जाएगा? जो लोकेटेड होता है, इज लोकेटेड या प्रेजेंट पैरेलल टू मैग्नेट्स, मैग्नेट्स जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा?
बताइए इसमें, तो आगे लिखिए इसमें which alters magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हो गया आपका स्वीप जनरेटर। नेक्स्ट स्वीप जनरेटर के बाद क्या था आपका, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर था, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे RF ट्रांसमीटर। RF ट्रांसमीटर। तो देखो ट्रांसमीटर में भी क्या लगी होती है, आपकी कॉइल्स लगी होती है। क्या लगी होती है, कॉइल्स लगी होती है। जो कॉइल किसके किसके ये कॉइल्स जो होती है आपकी रिसीवर कॉइल के परपेंडिकुलर लगी होती है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। इस तरह से अरेंजमेंट दिखाया था ना हमने, ये इस तरह से तो आपकी स्वीप जनरेटर की कॉइल्स लगी हुई थी, और ऐसे आपका क्या लगा हुआ था, यहाँ पर आपका RF ट्रांसमीटर था। तो ये क्या है, RF ट्रांसमीटर है, पेयर है किसका, कॉइल का, जो परपेंडिकुलर होता है रिसीवर कॉइल के। RF transmitter, it is a pair of coil, it is a pair of coil located perpendicular to the path of field and receiver coil। कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पाथ और रिसीवर कॉइल के परपेंडिकुलर लगा होता है। अ पेयर ऑफ कॉइल लोकेटेड या माउंटेड होता है कि हमने अरेंज किया है, परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ फील्ड, टू द पाथ of field and receiver coil ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट एम्पलीफायर इसका काम क्या करता है, ये क्या है, एम्पलीफायर receives the electromagnetic radiations, EMR लिख दूं, EMR को रिसीव करता है। और कितना रिसीव करेगा, ये 10⁵ टाइम्स एक्स्ट्रा रिसीव करता है। एम्पलीफायर का वर्क मैंने आप सभी को बताया था, एम्पलीफायर का वर्क आप मुझे बताएंगे, ये कहा था हमने, क्योंकि ये क्या है, बच्चों वाली चीज है। ये क्या करेगा, सिग्नल्स को कलेक्ट करेगा, सिग्नल्स को बड़ा कर देता है, और सिग्नल को बड़ा करने के बाद ये कितना टाइम्स उसको कलेक्ट करता है, कितना टाइम्स तक कर देता है, 10⁻⁻5 टाइम्स तक, बाई 10⁵ टाइम्स सिग्नल्स को इतना कलेक्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डिटेक्टर लगा होता है। क्या होता है डिटेक्टर क्या करता है, जो रोटेटिंग न्यूक्लियस से सिग्नल्स मिलते हैं उनको डिटेक्ट करता है कि वो NMR है या फिर NMR नहीं है। ठीक है, डिटेक्टर detects the signal, it detects the signals it detects the signals produced by the rotating nuclei, signals produced by the rotating nuclei, ये हो गया आपका यहाँ से डिटेक्टर। आई होप आप सभी को इसका समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज किया जाता है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, ताकि NMR सिग्नल्स को कलेक्ट किया जा सके। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये था आपका यहाँ से आज का टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ एनएमआर। ये टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है? आपकी सिग्नल्स की पोजीशन है, बस वही चीज है इसमें आपकी जो मेन रह जाती है। फिर उसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको इतना कुछ कराया जाए, क्योंकि इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ चीजें स्पेशल नहीं है। बस इसमें क्या है, ये ज्यादा क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, क्या बनते हैं, एक तो शॉर्ट नोट पे बन सकते हैं, जैसे आपका केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक है, जैसे आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, इसका शॉर्ट नोट बन सकता है। या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो इस तरह से बनते हैं कि कंपाउंड्स पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि एनएमआर एक्टिव है, इनएक्टिव है, किस तरह से है, ये सारी चीजें इसमें दी जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और केमिकल शिफ्ट जो है आपका, केमिकल शिफ्ट हम कराएंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे हम इतना ही। उसमें केमिकल शिफ्ट है और कौन कौन से फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिकल शिफ्ट सिग्नल्स की पोजीशन को कहा जाता है कि सिग्नल्स की पोजीशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे हम इसमें बस इतना ही। अगर आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशंस, लिंक और टाइमिंग के साथ आपको वहीं भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।